मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आपने खरीद लिया, छोड़े मुझे। वो गुस्से और बेबसी से चिल्ला रही थी, पर अरमान लगाड़ी ने इसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाया था। इसका भाई जिस दफ्तर में नौकरी करता था, इसका मालिक अरमान लगाड़ी बहुत मगरूर और अमीर था। वो अपने भाई के साथ बाहर जा रही थी जब ज़रूरी काम से इसके भाई को ऑफिस जाना पड़ा। वेटिंग एरिया खाली था। इसने गर्मी से नकाब उतारा था। इस बात से अनजान के ऑफिस में कैमरे थे। अरमान लगाड़ी ऑफिस में बैठा इसे दिलचस्पी से देख रहा था और फिर 2 दिन बाद ही वो घर आया था। इसके लालची भाई भाभी के सामने पैसों से बड़ा बैग रखते हुए इसे खरीदा था। लगाड़ी इंटरप्राइजेस के बैनर तले खड़ी ये शानदार इमारत इसने अजीब सी नज़रों से देखी थी। अहाता मज़ीद बड़ा था। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक थी। ऐसा भी ना था कि इनकी तालीम कम थी या निचले दर्जे के मुलाजिम थे। भाई यहाँ काम करते हैं और फिर भी कहते हैं कि तनख्वाह कम है। वो बड़बड़ाई और चादर सर पर ठीक से लेती कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। जी बीबी, चौकीदार ने इसे गेट पर ही रोक दिया। हुलिया और चेहरे से वो इस दफ्तर की नहीं लग रही थी और गैर मुतल्लका अफराद का अंदर जाना ममनू था। मैं समी अंसारी की बहन हूँ। वो यहाँ पर मुलाजमत करते हैं। कौन सी ब्रांच में? पेशावराना अंदाज में पूछा। अमल एकदम उलझी नजर आई। दिमाग पर जोर डाला। याद ही नहीं आ रहा था कि समी भाई का ब्रांच में। इसके बारे में नहीं जानती मैं, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अंकल प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे, वो लजाहत से कह रही थी। अच्छा जाए। वो इजाज़त देता एक तरफ हुआ तो वो भागी भागी अंदर बढ़ गई। अंदर आते ही इसने आसपास उलझन बड़े अंदाज में गर्दन घुमाई और फिर सामने लिफ्ट देखने पर इसकी तरफ बढ़ गई, लेकिन बेदहानी में वीआईपी का साइन ना देख सकी और एक 35-40 साल के लगभग उम्र के शख्स के हमरा लिफ्ट में सवार हुई। इसी पल एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। बीबी किधर चली जा रही हैं? ये वीआईपी। रफ़ी इस शख्स ने अपने साथ खड़े अपने सेक्रेटरी को खामोश रहने का इशारा किया और सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। रफ़ी यकदम चौंका, कनखियों से अपने बास को देखा। ये इसकी आदत के बरखिलाफ था। अमल ने उलझन बड़े अंदाज में पलटकर इनको देखा। पहली निगाह इस शख्स पर पड़ी जो खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था। वो गड़बड़ाकर दूसरे शख्स की तरफ देखने लगी जो दूसरी तरफ देख रहा था। किस फ्लोर पर जाना है? वो दिल ही दिल में खुद पर ताव खा रही थी। ये तो वो जानती ही नहीं थी। सीढ़ियाँ नहीं देखी तो लिफ्ट पर सवार हो गई और अब क्या जवाब दे? समी इंसारी मेरे भाई साहब यहाँ जॉब करते हैं। जहाँ वो होते हैं इस फ्लोर पर जाना है। इस शख्स ने बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। आंखों में दिलचस्पी बढ़ी थी। वो इसको मुस्कुराहट छुपाता देखकर हुजल हो गई। मोहतरमा, ये 9 मंजिला इमारत है। यहाँ समी नाम के कम अज़ कम भी 10 लोग ज़रूर होंगे। है रफ़ीक, कहीं वो हमारे समी इंसारी HR वाले तो नहीं? वालिद का नाम? रफ़ी ने इससे पूछा। मंसूर। रफ़ीक ने सुनते ही नफ़ी में सर हिलाया, फिर यकदम चौंका। अच्छा, वो रिटेल टैक्स वाले। जी समझ गया। इन्हें 3rd फ्लोर पर जाना है। ओके, 3rd फ्लोर पर हम भी उतरते हैं। एक सरप्राइज़ विजिट हो जाए। वो सर हिलाता बोला। रफ़ीक ने दूसरी दफ़ा हैरत से अपने बॉस को देखा, फिर सर हिलाकर रह गया। वो लिफ्ट से उतरती एक दफ़ा फिर मुड़कर इसे देखने लगी। वो यहाँ का बॉस था। वो बेदहानी में वीआईपी लिफ्ट में सवार हो चुकी थी। उफ़ अमल उफ़, टेंशन में तुम्हारा दिमाग काम करना क्यों छोड़ देता है? वो खुद से खफा होती सीधी चलती रही। फिर रिसेप्शन पर रुकी तो रिसेप्शनिस्ट एकदम बौखलाकर अपनी जगह से उठी थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर अरमान। गुड मॉर्निंग। वो एक सरसरी निगाह इस पर डालता आगे बढ़ गया। मुझे समी इंसारी कहाँ मिलेंगे? आगे से लेफ्ट 3rd टेबल। लेकिन एक मिनट, अभी जर्नल डायरेक्टर विजिट पर हैं। आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं वहाँ। वो कहती जल्दी जल्दी अपने सामने फैले कागजात समेटने लगी। वो सर हिलाती इस तरफ बढ़ गई। वहीं शीशे के दरवाजे के साथ बैठी वो कम अज़ कम 10 मिनट तक इंतज़ार करती रही, लेकिन भाई ना आए। आज भी इसकी फ़ीस जमा ना हुई तो वो दिल महसूस कर रह गई। आंखें नम होने लगी। तब ही जूतों की दमक पर इसने नम आंखों से उठाकर देखा तो इत्तेफाक से ये सब्ज़ आंखें स्याह चमकती आंखों से मिली। गहरी स्याह आंखें रंग बदलती इसे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गई। वो अपने मुलाजमों की भीड़ में घिरा इसी तरफ चला आ रहा था। रफ़ीक, इन मोहतरमा का मसला तो हल करवाओ, इसने अपने पर्सनल असिस्टेंट को कहा तो वो बेचारा तीसरी दफ़ा हैरत ज़दा रह गया। ओके सर, वो कहकर सीधा इसकी तरफ आया। जी मोहतरमा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे भाई को बुला दें, वो बस इतना ही बोली।
رفیق وہاں ریسیپشنسٹ کو بلا کر اس کی مدد کرنے کی ہدایت دی اور خود وہاں سے چلا گیا، اور ٹھیک 10 منٹ بعد سمی انصاری پارکنگ لاٹ میں اس پر چلا رہا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی یوں منہ اٹھا کر میرے دفتر آنے کی؟ میں مر تو نہ جاتا کل، ایک تو تمہاری یونیورسٹی نے جینا حرام کر کے، تو آپ کیوں شاپ کا رینٹ دوسرے کاموں پر خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ ابو وہ میری تعلیم کے لیے۔ بکواس مت کرو، وہ اس پر گرایا تو وہ دل ہی دل میں کرلاہ کر رہ گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے فیس چاہیے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں بابی نے آپ سے میری یونیورسٹی چھڑوانے کا کہا ہے، لیکن میں اپنی تعلیم نہیں چھوڑ سکتی، وہ تلخ مگر دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہی تعلیم ہے جو تمہیں یہ سب سکھاتی ہے، بدتمیزی، بدلحاظی۔ میں اپنے حق کے لیے کچھ کہوں تو اسے بدتمیزی مت کہیں، وہ ہنوز دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ابھی میرے پاس نہیں ہے پیسے، جاؤ یہاں سے۔ وہ ہاتھ جلاتا وہاں سے جانے لگا۔ بھائی پلیز، آپ ایسے تو نہ کریں، میں آپ سے کوئی فرمائش نہیں کر رہی، کوئی خواہش نہیں کر رہی، نہ میں آپ پر بوجھ ہوں، کم از کم آپ میرا حق تو مت چھینیں، جو میرا ہے وہ تو مجھے دیں۔ ابو سارے معاملات اپنی زندگی میں طے کر کے گئے تھے، میرے حق پر ڈاکہ نہ مارے۔ وہ شاپ اور مکان میرے نام ہے، ان کا کرایہ میری ضروریات پر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی بیوی بچوں کی شاہرچیوں پر۔ اگر میں یہاں بیچ بازار میں نہ کھڑا ہوتا تو اس جملے پر تمہارے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑتا۔ وہ آگ بگولا ہوا۔ معذرت کے ساتھ بھائی، میرے پاس آخری راستہ قانون کا بچتا ہے، وہ اب سنجیدگی سے کہتی وہاں سے جانے لگی تو سمی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دبوچا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، تمہاری اتنی ہمت عمل، اتنی ہمت، تم مجھ سے اس طرح باتیں کر کے مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے جانے لگی۔ کب سے ضبط کیے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ امی ابو، یہ کیسے نگہبان کے سائے میں چھوڑ گئے آپ لوگ مجھے؟ ابھی تو آپ کو گئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا اور یہ میری زندگی کا تماشا بن گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں روتی اس کمپنی کے احاطے سے نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ آج اس کا یہاں آنا اس کی زندگی کے لیے ایک نیا پہلو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سبز آنکھوں نے ایک دل کے پرچھے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ متوسط طبقے کے علاقے میں تعمیر شدہ یہ گھر اتنا پرانا نہیں تھا۔ 10-15 سال پہلے کا بنا یہ گھر خوبصورت تھا۔ باہر بوگن ویلیا کی بیلیں ساری بیرونی دیواروں کو ڈھک رہی تھی۔ وہ بائی کے آفس سے سیدھا گھر چلی آئی اور سارے راستے اپنے ارمانوں اور حسرتوں کا رونا پیٹ کر وہ سطح چہرے اور خشک آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بھابھی لال ببو کا چہرے لیے شاید اسی کی منتظر تھی۔ شے سلا دے رہی ہو تم ہمیں ہماری اچھائیوں کا، شرم نہیں آئی تمہیں منہ اٹھا کر اسے بے عزت کرنے دفتر چلی گئی؟ وہ بلند آواز میں اس پر چیخی۔ اچھائی کون سی اچھائی؟ یہ گھر جتنا بھائی کا ہے اتنا ہی میرا ہے۔ اچھائی تو میری ماں نے جو آپ کی چالاکیوں پر بھی صبر کر رہی ہوں، اپنے حق کے لیے محتاج ہو کر بھی آپ کو سارے زمانے میں رسوا نہیں کر رہی۔ سارا دن تم یونیورسٹی میں گلچھڑے اڑاتی ہو، گھر کا ایک کام جتنا مجھے کرنا چاہیے اتنا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اپنی پڑھائی اور آرام سکون برباد کر کے آپ کی خدمتیں کروں، آپ کے بچے سنبھالوں، تو میں یہ نہیں کر سکتی، اور پلیز اس وقت میرے منہ نہ لگیں۔ اور ہاں، اگلے مہینے اگر میرے پیسے میرے اجازت کے بغیر خرچ کیے تو میں جا کر آپ پر پرچہ کٹوا دوں گی، یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دیجیے گا۔ وہ تلخی سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھائی بڑا تھا، اس کا لحاظ کرتی تھی، لیکن ان کے سامنے وہ کیوں دبے جبکہ حق پر ہے؟ وہ دل ہی دل میں کہتی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ربیہ بابی بری طرح چیخ رہی تھی، اس سے بڑا بھولا بول رہی تھی، لیکن وہ کمرہ بند کر چکی تھی۔ اس کے پاس بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی یونیورسٹی کی فیس کے لیے پریشان تھی جو اس کے بھائی بابی پچھلے 2-3 مہینے سے ہڑپ کر رہے تھے۔ وہ ایک متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، مگر راشد صاحب اپنی زندگی میں ہی اس کا حصہ الگ کر گئے تھے۔ گھر کی 50% مالکہ تھی، 2 دکانیں تھیں جن میں ایک اس کی اور ایک سمی کی تھی، اور ایک سمی کی تھی۔ سمی اس سے 7 سال بڑا تھا۔ وہ چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی، لاڈلی بھی بہت تھی۔ اسے اس کے ماں باپ نے بڑے اعتماد اور باادب لڑکی بنایا تھا۔ نازوں میں پلی عمل نہیں جانتی تھی کہ زندگی جیسے والدین کے جانے کے بعد اس کا ماں جایا یوں اسے ستائے گا۔ وہ یوں تو بظاہر بڑی اعتمادی سے بول کر اپنا حق مانگتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل بہت زخمی تھا۔ وہ کمزور محسوس کرتی تھی، خوفزدہ ہوتی تھی۔ ربیہ بابی لاؤنج میں فون کان سے لگائے پچھلے 2 گھنٹے سے باری باری خاندان میں سب کو فون کر چکی تھی۔ اس کی بد زبانی، بد لحاظی کے قصے رو رو کر سمی کی پھپھو، خالاؤں اور ماموں کو سنا رہی تھی۔
क्या बताऊं हाला सकीना, समीर पिछले महीने कितना बीमार रहा। सारा महीना इसे दस्त लग रहे, उल्टी मोशन, ना बुखार टूटे ना दस्त में अफाका। सारी तनख्वाह सारा खर्च इसी रास्ते चला गया। पैसों का क्या है, आने जाने की चीज़ है। इसकी फीस के पैसे लग गए इसकी बीमारी में। अब इसने इतने दिन से मुझे और समी को ऐसे रुस्वा किया। वहाँ जाकर समी के दफ्तर में तमाशा लगाया, पुलिस की धमकियाँ दी। वो बड़े सदमे और रोनी आवाज़ में कह रही थी, मजाल है जो मैं इसे कह दूँ कभी के फारहा को ज़रा देर पकड़ ले। बच्चे पसंद ही नहीं, अपने भाई के बच्चों से बेजार हो जाती है, कमरे से नहीं निकलती, एक काम नहीं करती। हाला आप ही समझाएं, हम भी कितना बर्दाश्त करेंगे। वो माँ बाप की लाडली थी तो हम भी तो किसी की बेटियां हैं ना। इसने रुककर कुछ कहना चाहा। कसम ले ले हाला, अपनी छोटी बहन से बढ़कर इसके लिए पेश पेश रही हूँ, मगर मुझे ये सिला दे रही है। वो रुककर फिर कुछ सुनती। आप ही कहिए, कहीं रिश्ता देखिए। वो बातों में मगन थी जब वो वहाँ से गुजरी। भाभी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। वो जानती थी मौज़े गुफ्तगू वही है। वो नज़रअंदाज करती किचन में आई। दोपहर के बर्तन और किचन की सफाई वो करती थी, जबकि रात का खाना भी इसकी जिम्मेदारी थी। कपड़े और घर की सफाई के लिए मुलाजमा आती थी। इसने अपने लिए खाना गर्म किया, फिर वहीं किचन टेबल पर बैठकर खाने लगी। चेहरा संजीदा और कुछ सोचता हुआ था। अभी वो खाना खा ही रही थी कि इसका फ़ोन बजने लगा। जी अस्सलामुअलैकुम फुफ्फो। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? क्या हुआ है, घर में कोई मसला चल रहा है? इतना हास नहीं, बस भाई के साथ कुछ पैसों का मसला है। मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। वो जानती थी छुपाने का फ़ायदा नहीं। भाभी सारी दास्तान अपने लफ्ज़ों में पहले ही पूरे ख़ानदान को पेश कर चुकी हैं। तो क्या नहीं दी? समी कह रहा है महीने के शुरू में तुम्हें पैसे दिए 15,000, जो कि मेरी ज़ाती ज़रूरियात पर खर्च होते हैं, शैम्पू, पर्सनल केयर, ट्रांसपोर्ट। फ़ीस क्या ये सब 15,000 में होगा? 25,000 शॉप का किराया है और 40,000 घर का। तो बेटा कभी इंसान मजबूर। कैसी मजबूरी फुफ्फो? वो नासमझी से पूछ रही थी। तुम्हारी भाभी बता रही है पूरा महीना समीर को मोशन और उल्टी रहे, सिर्फ 2 दिन, जो कि एक दफ़ा क्लिनिक जाने पर ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो गया। इन्हें शर्म नहीं आती बहाने बनाते हुए अपने बच्चों की सेहत पर झूठ बोलते। असल बात तो ये है फुफ्फो के वो पैसे अपने मायके में अपनी बहन की शादी पर होने वाले खर्चों में ख़त्म कर चुकी हैं। अब बेटा जो हुआ सो हुआ, मैं बात करती हूँ समी से। मज़ीद कितनी पढ़ाई रह गई है? मैं इबाद से कहकर तुम्हारी फ़ीस। नहीं फुफ्फो, मेरा हक दूसरे खा जाए और मैं आप लोगों की मुहताज रहूं, जबकि मेरा बाप अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ तय करके गए थे। वो जज्बाती होने लगी, इसकी आवाज़ भीग रही थी। मैं कोई गैर थोड़ी। आप गैर नहीं फुफ्फो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरी फ़ीस पे करें। आप ख़ानदान के बड़ों को जमा करके मेरा मसला हल करवाएं। वैसे भी ये बात उन्होंने ही सबको बताई है, तो फिर मेरी तरफ की भी सुनकर आप सबको बता दें। वो आज की लड़की थी जिसे अपने हक के लिए लड़ना आता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज की औरत की सबसे बड़ी दुश्मन ही आज की औरत है। अरमान लगाड़ी ने अगले 2 दिन में अमल की सारी मालूमात हासिल कर ली थी। वो इन दोनों में एक पल भी ऐसा ना था कि वो सब्ज़ आंखें इसके जहन से महव हुई हो। वो इकलौता बेटा था, एक शादी पहले हुई मगर चल ना सकी, जिससे एक 7 साला बेटा था जो अपनी माँ के साथ रहता था। हफ्ते में एक मर्तबा वो अपने बेटे से मिलने जाता था या इसे बुलवा लेता। वो पिछले 6 साल से तनहा रह रहा था। इस दौरान कई लड़कियों से दोस्ती रही, लेकिन वो किसी को भी ज़िंदगी में लाने का फ़ैसला नहीं कर सका। कई लड़कियां इसके साथ की चाह में आज भी इससे राब्ते में रहती थी, लेकिन ये तल्लुक़ को एक हद तक रखता था। बात कभी नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस दफ़ा बस एक ही नज़र में फ़ैसला हो चुका था। वो हुस्न परस्त था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को एक दफ़ा देखने पर ही ढेर हो जाए। मगर इस दफ़ा ये किस्सा खुद इसके जहन से भी आगे की चीज़ था। इसने किसी को कोई इतला नहीं दी और अगले इतवार खूब तैयारी करता मतलूबा एड्रेस पर जा पहुंचा। गेट बजने पर अंदर से समी इंसारी ही बाहर आया और सामने अरमान लगाड़ी को देखकर सटपटा गया। सर आप यहाँ मेरे करीब आने पर? प्लीज़ आइए ना, अंदर आइए। वो शेरो शक्र होते इसके रास्ते से हट गया तो अरमान लगाड़ी कदम कदम चलता अंदर आया। अंदाज में मजबूती और एतमाद था। समी इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर जाने लगा। तभी वो दुपट्टा शानों पर डाले गीले बालों को खुला छोड़े शायद छोटे से बिलान से वापस आ रही थी। यूँ रास्ता लंबा पड़ता था, पूरा घूम कर आना पड़ता। जबकि ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे थे। वो उकबी हिस्से से एक दरवाजे में दाखिल होकर
दूसरे दरवाजे से निकलकर अपने कमरे के ऐन सामने पहुंची थी। अस्सलामुअलैकुम। इसे देखकर अरमान ने खुद ही सलाम किया। वो जो कमरे में इसे बैठा देखकर एक पल को ठटकी थी, सलाम का जवाब देकर जाने लगी। वो इसे जाते हुए देखता रहा, दिल यकदम गुदास पड़ा था। अगले 10 मिनट में इसके सामने लवाजमात का ढेर था। रबिया और समी इसके सामने बिछे जा रहे थे। रबिया के दिल के निहाल खाने में कहीं एक सवाल उठ रहा था और इस ख्याल से बुरी तरह बेचैन था। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फ़कत कुछ बातें करने आया था। समी साहिब, मैं तन्हा रहता हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। बहन भाई, चचा चाची, मामा मामी कोई नहीं। एक फूफी है जो ऑस्ट्रेलिया रहती है। मैं इनसे बातचीत की, उन्होंने कहा अगर बात ठहर गई तो वो आएंगी। रबिया अब के मुकम्मल तौर पर इसका मकसद समझ चुकी थी। इसके जहन में इसकी अपनी रानी आई जो उम्र में 30 का हिंसा पार कर गई थी। रंगो सूरत में भी अच्छी तो गोली वो जानती थी। सामने बैठा अमीर शख्स अमल की चांद सी सूरत का दीवाना हुआ जहां आ गया, लेकिन एक दफ़ा वो इसको आम करके तो रानिया की किस्मत ही खुल जाएगी। वैसे भी अमल 25 की थी, जबकि सामने बैठा शख्स 35-36 का तो ज़रूर था। मैं यहाँ आपकी बहन अमल का हाथ मांगने आया हूँ। समी का मुंह खुला रह गया। इसे कुछ ना समझ आया कि वो क्या जवाब दे। वैसे तो हम खानदानी लोग हैं अरमान साहिब, और रिश्ते यूँ नहीं होते, मगर जैसा कि आप कह रहे हैं आप तन्हा रहते हैं तो बात समझने के काबिल है। वो खुशदिली से कह रही थी। अमल तो अभी पढ़ रही है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके मेरा जोर में मैं तलाश करूँगा, आप नहीं। और अगर वो चाहे तो मैं शादी के बाद इसकी तालीम का सिलसिला कायम रखूँगा, मगर मैं इसी के लिए यहाँ आया हूँ। आप लोग सोच समझ लें, जो फ़ैसला हो मुझे बता दें। जो रसूमात रवायतें हैं इसके लिए मैं ताउन करने को तैयार हूँ। वो कहकर चाय का आखिरी घूंट लेता उठा और एक मिस कॉल दी। अगले 2 मिनट में ड्राइवर तोहफे और तहाइफ लिए अंदर आए। समीर और फारहा जो काफ़ी देर से इधर आना जाना कर रहे थे, इसको खड़े देखकर खुद भी तजस्सुस बड़ी नज़रों से इसे देख रहे थे। इसने इनके सर पर हाथ फेरते कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। इसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक घर में इसके कीमती परफ्यूम की खुशबू फैली रही। एक अजब सी कैफियत में घिरी रबिया तोहफ़ों का ढेर देख रही थी, जिसमें जनाना और मर्दाना से लेकर बच्चों के लिए भी कीमती कपड़े और खिलौने थे। क्या मतलब, मेरा रिश्ता? अमल सुनते ही बौछकार रह गई। इसने बारी बारी भाभी का चेहरा देखा। भाई आज मजाज के ठंडे लग रहे थे, जबकि भाभी का मुंह बना हुआ था, तो जाहिर है यही होना था। तुम जो इनके दफ्तर जाकर अपने जलवे। रबिया मुंह बंद रखो अपना। समी ने इसको बुरी तरह झिड़क दिया। अमल जो तलह निगाहों से भाभी को देख रही थी, भाई को देखने लगी। अमल, अरमान लगाड़ी एक बहुत शरीफ इंसान है, तुम्हें पसंद किया तो घर रिश्ता ले आया। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? इसकी नरम दिली और अच्छाई की गवाही कोई भी दे सकता है। इख्तलाफात अपनी जगह, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारे हक में कोई गलत फैसला तो नहीं करूँगा ना। वो शादी के बाद तुम्हारी तालीम का सिलसिला जारी रखने पर भी राज़ी है। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते। देखो तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर जवाब देना। वो बड़ी नरमी से कह रहे थे। अमल सर हिलाती वहाँ से उठ गई, लेकिन दिल ही दिल में उलझन का शिकार थी। ये क्या हुआ, अचानक शादी? इसने तो शादी के हवाले से अभी कुछ भी नहीं सोचा था। वो किचन में आकर अपने काम करने लगी, लेकिन जहन इसी पर टिका रहा। इसी शाम इसकी दोनों फुफ्फों और हालाओं के भी फ़ोन आ गए। वो इसे रिश्ते पर हाँ करने का मशवरा दे रहे थे। बकौल इनके ये इसके लिए एक खुशनसीबी थी कि इतना बड़ा आदमी इससे शादी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए पैसा और खूबसूरती सब कुछ नहीं था। फिर तो वो इस शख्स के हवाले से कुछ जानती भी नहीं थी। पहली मुलाकात में इसके अच्छाई का तासुर जहन में उभरा, लेकिन अब इसकी वजह से भी सामने आ गई थी। जो शख्स एक दफ़ा देखने पर शादी का फैसला कर ले, क्या गारंटी है वो किसी और को देखकर इस पर फिदा नहीं होगा, दूसरी शादी का फैसला नहीं करेगा। ऐसे शख्स का साथ पाकर वो कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था। समी हर खाने पर इससे जवाब मांगता और वो सोचने का कहकर टाल रही थी। समी इसकी बेवकूफ़ी पर ताव खाता रह जाता। भला आजकल की लड़कियों को और क्या चाहिए? इतने दौलतमंद आदमी का साथ ठुकराना चाहती है। इसकी बदौलत तो वो आखिरकार एक शाहाना ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगे थे। अगर यूनिवर्सिटी में कहीं किसी के साथ चक्कर है तो बता दो। भाभी ने तंज किया तो वो अलग मुस्कुराई। अब आप यूनिवर्सिटी में अपना रिश्ता तय कर लिया था तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी ऐसा ही करूं। मेरे पास पढ़ाई के बाद इन कामों के लिए वक्त ही नहीं बचता। वो संजीदगी से कह रही थी।
रबिया के तो तलवों पर लगी, सर पर भुजी। वो बुरी तरह सिहपा हुई थी। ये जुबानदराजी और बदतमीजी की वजह से दिल चाहता है कि तुमसे बात ही ना करूं। तो क्यों करती हैं? वो तल हुई। बस मैं खाने की टेबल पर ये बकवास बातें नहीं करना चाहता। बस बहुत हुआ अमल, हम तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला ही करेंगे। मैं अरमान को कल बुलवा रहा हूँ, लेकिन मेरी मर्जी, तुम समझ ही जाओगी कि यह फैसला दुरुस्त था। वो कहकर मजीद इसकी कोई बात सुने वहाँ से जा चुका था। रबिया भी एक सुलगती निगाह इस पर डालती खुद भी शोहर के पीछे गई थी। वो बेबस सी वहीं बैठी रह गई। फिर अचानक ख्याल आते ही इसने अपनी बड़ी फूफो का फ़ोन मिलाया। अगले 5 मिनट बात करते वो सुर्ख चेहरा लिए वापस कमरे की जानिब जा रही थी। भाभी ने फुफ्फो लोगों के सामने इसकी इनकार को वजह बनाकर इसका किरदार मशकूक बना गई थी। हमारे भाई के घर में कभी सारी उम्र कोई चपकलिश ना हुई थी। अब इसके मरने के बाद भी इसके हवाबों के घर का सुकून बर्बाद मत करो तुम दोनों बहन भाई। फुफ्फो का जुमला बार बार इसके कानों में गूंज रहा था। वो चाहकर भी इस फैसले में कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दे पा रही थी। वो आज फिर खूब सारे तोहफे तोहफ़ लिए वहाँ आ दमका था। साथ में एक स्याह बैग था जिसे देखकर अमल का दिल बुरी तरह टूटा था। इसे जब पता चला कि वो रिश्ता तय करने आ गया है तो वो बजाते खुद इससे बात करने ड्राइंग रूम में चली आई थी। वो पुरशौक नज़रों से इसे देख रहा था। सादे से लिबास में बालों का जुड़ा बनाए दुपट्टा सर पर लिए वो तलही से इसे गो रही थी। वापस जाने लगी तो अरमान अपनी जगह से उठा। समी ने तो कहा था कि आप मुझसे ज़ाती तौर पर मिलना और बात करना चाहती हैं। कहाँ जा रही हैं? ज़रूर बात करती मगर अब मुझे पता चल गया है यहाँ रिश्ता नहीं सौदा हो रहा है मेरा। पैसे से बड़ा बैग लिए मुझे खरीदने आए हैं। वो तलही से कहकर जाने लगी तो वो झटके से उठकर इसके सामने आया और अमल का रास्ता रोक लिया। बैठिए, वो सोफे की तरफ इशारा करते बोला। इतनी बदगुमानी भी ठीक नहीं मोहतरमा, खड़ी क्यों हैं, बैठ जाएं। वो फिर बोला तो नाचार वहीं सोफे पर बैठ गई। मैंने निकाह में जल्दी की है तो इसलिए समी साहिब ने मुझे बताया इतनी जल्दी वो सारे इंतजामात नहीं कर सकते। सौदा कोई नहीं हो रहा, ऐसे मामलात में लेन देन होती रहती है। यहाँ लेना हो रहा है, देन का कोई चक्कर नहीं। और यकीनन आप इतने रईस हैं, हमसे तो कोई तवक्का भी नहीं रखी होगी आपने। और वो इसकी आंखों में देख रही थी। इस दिन बौखलाहट का शिकार लड़की आज बड़ी पुरएतमाद लग रही थी। अरमान को इसकी पुरएतमादी बुरी ना लगी, लेकिन अंदाज ज़रूर चुभा। आपसे ज़बरदस्ती की जा रही है? नहीं, लेकिन मेरे तहफ़्फ़ुज़ात को अहमियत नहीं दी जा रही, वो संजीदगी से बोली। और आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जान सकता हूँ? आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? किसने कहा नहीं की? मैं तलाक याफ्ता मर्द हूँ। मेरा एक 7 साल का बेटा है। इसका मुँह खुला रह गया। इसने नहीं छुपाया तो भाई लोगों ने क्यों मुझे नहीं बताया? आपकी तलाक किस वजह से हुई थी? वो इसके चेहरे को बगौर देखते हुए बोली। अब ये अपनी साबका बीवी के खिलाफ एक पूरा मजमून बोलेगा। इसने दिल ही दिल में सोचा। ज़हनी हम आहंगी नहीं थी, हमारी तरजीहात मुख्तलिफ थी तो रिश्ता चल नहीं सका। वो फ़कत इतना ही बोला तो इसे देख कर रह गई। इसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। आपका बेटा? वो अपनी माँ के साथ रहता है। इसने बताया। आपकी तलाक कब हुई? इसने एक और सवाल किया। अरमान ने गहरी सांस ली। वो कितनी संजीदगी से इसका इंटरव्यू करने में मगन थी और वह बेजार भी ना हो रहा था। 6 साल पहले। और इसके बाद आपने शादी क्यों नहीं की? ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और अब ज़रूरत महसूस हो गई क्योंकि आपने मुझे इस दिन ऑफिस में देख लिया था। सिर्फ एक दफ़ा देखने पर आपने शादी का फ़ैसला कर लिया। क्या गारंटी है कि शादी के बाद कोई और पसंद नहीं आ जाएगी पहली नज़र में और दूसरी शादी नहीं करेंगे आप? नहीं करूँगा, निकाह नामे पर शर्त लिखवा लें, मुआहिदा तैयार करवा देता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। दिलचस्पी से इसकी तरफ देख रहा था। और इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ती आप। वो इसकी मुस्कुराहट से जज्बज़ हो रही थी। मुआहिदे और शर्त वाली बात हकीकी थी या वो इसका मजाक उड़ा रहा था? इसकी नज़रें इसके दिल की हालत बयान कर रही थी। वो बेख्तियार हंस दिया। मैं संजीदा हूँ, ठीक है। मुआहिदा और निकाह नामे में शर्त वाली बात मुझे मंजूर है। वो कहकर उठ गई। तो मतलब आपकी तरफ से हाँ समझूं? मेरी बला से कुछ भी समझे, वो संजीदगी से कहती बाहर निकल गई। और अरमान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। हाउ क्यूट लिटिल गर्ल, लाइफ इज़ गोना बी सो फन विद यू, वो बड़बड़ाया था। निकाह अगले हफ्ते होना था। इसकी फुफ्फियाँ हालाएँ बच्चों समेत एक दिन पहले वहाँ आ चुकी थी। तैयारियाँ अरूज पर थी। निकाह की तकरीब के लिए बैंक्वेट बुक किया गया था। अरमान की तरफ से फ़कत कुछ लोगों को ही आना था, चंद करीबी लोग और इसकी फुफ्फो
جو آسٹریلیا سے اس کے نکاح میں شرکت کے لیے آ رہی تھی۔ ہر ایک چیز اعلیٰ سے اعلیٰ تھی۔ نکاح کے دن مہنگے پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ خوبصورت رنگ و روپ پر عروسی رنگ چڑھا تو ہر دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ خود ارمان لغاری بھی اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ کر بے اختیار دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ نکاح کے وقت ماں باپ کو یاد کرتے عمل کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ نکاح کے بعد ان کو ساتھ بٹھایا گیا۔ ان کی جوڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب تعریف کر رہے تھے، جبکہ عمل نے ابھی تک سر اٹھا کر بھی ارمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جھجک تھی یا کچھ اور، وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری دلہن۔ ارمان نے ذرا سا جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ آنکھیں ملی۔ جل سے سیٹ ہوئے بال، میرون اور سفید امتزاج کا قیمتی ٹیکسٹیڈو پہنے وہ خود بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اپنے نکاح والے دن ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی سر جھکا گئی۔ کم از کم شکریہ ہی کہہ دے بندہ۔ وہ پھر سرگوشی کر گیا تو وہ جذبز ہوئی۔ شکریہ، دھیمے لہجے میں کہتی وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ فوٹوگرافر ان کی تصویریں لے رہا تھا۔ دور ربیہ کھڑی اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے۔ دیکھ لیں، یہ سارا ڈرامہ کرتی رہی۔ شروع میں نہیں کرنی شادی۔ ارے ملاقات کرنے پہنچ گئی، پھر ڈرائنگ روم میں 1 گھنٹے بیٹھ کر پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھاتی رہی۔ اتنی چالاکیاں ہم سے تو نہ ہوئی۔ وہ خوش نہ لگ رہی تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارے بھی عیش ہو جائیں گے۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، شادی کے خرچوں کے لیے کروڑوں دے گیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے سمی سے نیا گھر لیتے ہیں، گاڑی کچھ ٹھہر کے لیں گے۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے گھر میں گئی ہے تو رشتہ داری بھی ہم پلہ لگنی چاہیے۔ وہ بڑی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ پیسے کے ذکر پر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو روایتی رونا دھونا کہیں بھی نہیں تھا۔ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے سب سے مل کر ارمان کے ہمراہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہاں ایسا کوئی نہ تھا جس کے بچھڑنے کا اسے دکھ ہو۔ ارمان نے اسے نارمل دیکھ کر خوشی محسوس کی تھی۔ وہ واقعی بہت خوش لگ رہا تھا۔ یو گاٹ اے نائس چوائس برو۔ اس کے پھپھوزاد بہن بھائی اس کی پسند کو سراہتے برملا اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر تعریف وصول کرتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے فقط سرسری نگاہ اس فلک بوس محل نما عمارت کو دیکھا۔ ارمان اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ اندر لایا تھا۔ کچھ دیر لیونگ ایریا میں بیٹھنے کے بعد خود ہی ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آیا۔ روایتی شادی رسومات جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے شکر ہی ادا کیا۔ اتنا بھاری لباس زیورات وہ خود بھی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ون آف دا بیسٹ ڈیز آف مائی لائف، تھینک یو فار کمنگ۔ وہ شاہانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھے بولا تو وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ پھر جلد مسکراہٹ پر قابو پایا۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ شکریہ آپ کا بھی، بغیر بولے شکریہ کہنے کا۔ خیر، آپ کمفرٹیبل ہو سکتی ہیں۔ آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ اس نے اس کے بھاری جوڑے اور زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی قربت اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر مزید متذبذب ہونے لگی۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ اوکے، میں فریش ہو جاتا ہوں، وہ کہتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گہری سانسیں لیتی تھمی ہوئی سانسوں کو بحال کیا۔ میں اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا دوپٹے کی پنیں اتارنے لگی۔ سائڈ ٹیبل اور درمیانی میز خوبصورت قیمتی پھولوں سے سجی تھی۔ اس نے پھولوں کی خوشبو کو اندر اتار کر خود کو کمپوز کرنا چاہا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا خوبصورت بچہ تھا جس کے دونوں گالوں پر ڈمپل پڑتا تھا، اور ان ڈمپلز کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ ارمان لغاری کی کاربن کاپی ہے جو متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شادی کے 1 ہفتے بعد یہاں آیا تھا۔ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ دس از فار یو۔ باپ سے ملنے کے بعد اسے ملتے اس نے پھول اسے پیش کیے۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ تھینک یو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس سے بے تکلف ہو چکا تھا۔ ارمان کسی کال کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو وہ اس کے قریب آیا۔ تو آپ ہیں ڈیڈ کی نیو وائف؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ جی۔ وہ فقط اتنا ہی بولی۔ اچھی ہے، نائس، خوبصورت ہیں، اتنی ہی جتنا ڈیڈ نے کہا تھا۔ مجھے اور ڈیڈی کو خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اور اگر میں خوبصورت نہ ہوتی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کو کچھ سوچنے لگا۔ یو کین بی بیوٹیفل اینی وے، لائک ویئر اے اسمائل نائس اور ٹاک پلائٹلی، اٹس اوکے، اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ لکس۔ وہ کاندھے اچکاتا فرفر انگریزی بولتا پر اعتماد اور پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سے متاثر ہوتے ہنسی۔ کلیور بوائے۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے اردو بولنے میں دقت پیش آتی ہے، جبکہ انگریزی میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے۔
तो वो भी इससे अंग्रेज़ी बोलने लगी। कुछ देर में अरमान चला आया तो वो तीनों एक साथ बैठे बातें करते रहे। फिर खाना खाने बाहर चले गए। वो साथ में खुश थे और वापसी में रेहान को उसके घर छोड़ा तो इसकी साबका बीवी खुद बाहर इसे पिक करने आई और गाड़ी में झुककर इसे दिलचस्पी थे देखते सताशे अंदाज में गर्दन हिलाई। सो यू फाउंड योर ड्रीम गर्ल। इसके अंदाज में तहज़ा था या नहीं वो समझ नहीं सकी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। एज यू कैन सी वो खामोश नज़रों से इनको देखती रही। वो दोनों बेतकल्लुफ़ लगते थे, अंदाज भी दोस्ताना था। इसका मुंह बन गया। सारे रास्ते वो खामोश रही। अरमान बार बार पूछता रहा क्या हुआ है, मगर वो कुछ ना बोली। ओह थैंक्स ब्यूटीफुल, वो फ़ोन पर किसी से हंसते हुए कह रहा था। जब वो बैग कांधे पर डाले वहाँ आई, आखिरी जुमला सुनते वो बर्फ हुई थी। कौन है वो जिससे वो बात कर रहा था? आओ जान, गाड़ी में बैठो, क्यों खड़ी हो? फ़ोन जेब में डालते इसने कंधे के गिर्द बाजू हमाल करते गाड़ी में बिठाया तो वो खफा नज़रों से इसे देखती रही। वो इन 15-20 दिनों में ही इसकी आदी हो चुकी थी। इसकी चाहतें और शिद्दतें लुटाती मोहब्बत ने इसे कुछ अजीब कैफियत में मुब्तला किया था। वो इसका इंतज़ार करने लगी थी। इसकी फ़ोन कॉल्स पर कान लगाए रहती थी। इसे डरों फ़ोन आते जिनमें औरतें भी होती थी। वो इसे आगाह कर देता कि फ़लाँ कंपनी की मैनेजर शाम फ़लाँ होटल की मालिकन है, लेकिन वो सबसे हंस हंस कर बातें करता था जिस पर वो दिल ही दिल में खफा हो जाती। और अब इसने कुछ नहीं कहा कि वो किससे बात कर रहा है। शायद इसके वहम गुमान में भी ना था कि वो इस पर शक करती। ड्राइवर की मौजूदगी में वो सारे रास्ते खामोश रही। यूनिवर्सिटी पहुंचते अरमान खुद बाहर निकलता, इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता तो वो गाड़ी से उतरती। इसे अरमान की यह हरकत मज़ीद हास होने का एहसास दिलाती थी, मगर आज वो मुस्कुराई नहीं, जिस पर वो कुछ चौंका। मैं 3 बजे तुम्हें खुद पिक करने आऊँगा, लंच करने चलेंगे, अरमान ने इतला दी। मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है आज। अच्छा, कल कर लेंगे लंच। ओके, फिर ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें पिक करने। वो कहकर गाड़ी में सवार हुआ और चला गया। वो वहीं खड़ी करती रही। पूछा तक नहीं कि कौन सी दोस्त, क्यों जाना है, मैं क्यों इसे लेकर इतनी टची हो रही हूँ। मेरी बला से ना पूछे। वो तुंग कर अंदर की जानिब बढ़ गई। यूनिवर्सिटी में वापसी पर वो सीधा घर ही पहुँची, क्योंकि इसने अरमान से झूठ बोला था। मगर घर पहुँचते ही इसकी गाड़ी को खड़ा देखकर वो चौंकी। साथ में एक और गाड़ी खड़ी थी। वो दिल ही दिल में हैरान होती अंदर आई। अरमान कहाँ है? इसने सामने खड़े मुलाजिम से पूछा तो इसने गेस्ट रूम का बताया। वो दिल ही दिल में हैरान होती गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी तो वहाँ एक नौजवान लड़की के साथ बैठा दिखाई दिया। वो बेतकल्फी से इसके कंधे पर सर गिराए खिलखिला रही थी। अरमान की निगाह इस पर पड़ी तो वो बेख्तियार मुस्कुराया। एंड हेयर कम्स माई ब्यूटीफुल वाइफ अमल, मीट इफ्रा। इफ्रा डेट्स अमल। वो अपनी जगह से उठकर इसकी तरफ बढ़ा और अपना बाजू इसके गिर्द हमाल करता खुशगवारी से कह रहा था, नाइस टू मीट यू अमल, थैंक्स। वो मुस्कुराए बगैर इन दोनों पर एक निगाह डाले बगैर गुस्सेले अंदाज में पलट गई। अरमान यकदम शर्मिंदा हुआ। इसे क्या हुआ? इसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम बैठो। वो वजाहत करता वहीं मौजूद रहा यहाँ तक कि वो चली गई। वो चेहरे पर हुफ्की और नागवारी लिए अपने कमरे में आया तो अमल कहीं ना मिली। कमरे में चीज़ें बिखरी हुई थी। अमल, अमल किधर हो? वो पुकारता। ड्रेसिंग रूम से राहदारी से गेस्ट रूम, फिर टेरेस, डाइनिंग रूम, कहीं नहीं थी। मैडम कहाँ है? इसने मुलाजिम से पूछा। वो तो चली गई थी। वो नासमझी से गर्दन हिलाते पूछ रहा था, किधर चली गई थी? इसने सख्त लहजे में पूछा। इसके लहजे की सख्ती पर मुलाजिम बेख्तियार सहम गया। सर, वो पैदल ही बगैर गाड़ी लिए चली गई थी। वो डरते डरते बोला तो अरमान लगाड़ी अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। साथ में इसका नंबर भी ट्राई करता रहा। वो इसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। डैम इट। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सीधा समीन साड़ी के नए घर जा पहुंचा। वो वहीं थी, हफा चेहरा लिए इतला पर इसके सामने चली आई। अरमान ने अपना गुस्सा जब्त किया। रबिया सामने ही बैठी थी। वो किसी के भी सामने इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। भाभी, क्या मैं कुछ देर के लिए अकेले में अमल से बात कर सकता हूँ? वो संजीदगी से बोला। फौज और तजस्सुस और चुस्के में इधर ही जमकर बैठ गई थी। नाचार उठकर चली गई। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर गर्ल? इसके हफा और नागवार अंदाज पर अमल ने निगाहें उठाई। आंखें बेख्तियार नम होने लगी। इसके सामने मत रोना अमल। नहीं। वो खुद को मजबूत करती तेज़ी से पलकें झपकाती आंसू पीछे धकेल रही थी। इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया। इसका गुस्सीला अंदाज तुम्हें कैसे इतनी जल्दी रुला सकता है? वो खुद को डपट रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ अमल। अंदाज हनूस नागवार था। ये पहली दफ़ा था जब वो इससे इस लहजे में बात कर रहा था। इसके आंसू बहने लगे। रो रही हो? क्यों, क्या हुआ? प्लीज़, ये क्या तरीका है?
आप मुझसे इस तरह बात मत करें। वो नम लहजे में शिकायतन बोली तो वो यकदम ठंडा पड़ा। अच्छा फ़ाइन, नहीं कर रहा ऐसे बात, अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो तलब हुई। अरमान ने सर पकड़ लिया। तुम फरीहान की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? वो जिच हुआ। अजीब सूरत हाल थी, मुझे नहीं पता। ओके, हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी उठो, घर चलो। मैं नहीं आ रही, वो तलही से कहती इसे हैरान कर गई। हम घर चल रहे हैं अमल, इसने तहम्मुल से कहते इसे उठने का इशारा किया। नहीं, मैं नहीं आ रही, जाकर इसी को कंधों पर बिठा लें। वट, वो नासमझी से बोला, फिर एकदम समझ आने पर हंस दिया। हर एक ब्यूटीफुल, प्रिटी, गार्जियस। वो इसके अंदाज की नकल उतारती बोली तो वो मज़ीद ज़ोर से हंस दिया। अमल की आंखों में आंसू और तेज़ी से बहने लगे। स्टॉप क्राइंग यू लिटिल फूल, वो मोहब्बत बड़े अंदाज में इसके सर पर चित लगाते हुए बोला। ऊपर से एक औरत को उठाकर घर ले आए जो आपके कंधे पर अपनी रेशमी जुल्फ़ें बिखेरे खीखी कर रही थी। अब की बार अरमान लगाड़ी का कहकर छत फाड़ था। इसको यूँ हंसता देखकर वो मज़ीद हफ़ा हुई, उठकर वहाँ से जाने लगी। अरमान ने इसे खींचकर करीब किया। तुम कहीं नहीं जा सकती ऐसे, मेरी जेलस वाइफ। वह इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल किए इसे शरारती नज़रों से घूर रहा था। छोड़े मुझे, वो यकदम इसकी हरकत पर घबराई, मगर सामने अरमान लगाड़ी था। इसे यूं ही बाजुओं में उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। क्या अरमान साहिब, सॉरी, मगर मेरी बीवी थोड़ी ज़िद्दी है और मेरे सामने ऐसे ही नहरें करती है। अब ज़िद लगा रखी है, चल के तो नहीं जाएगी, इसलिए गोद में उठाना पड़ा। वो मुस्कुराता हुआ कहकर बाहर निकल गया। वो शर्म से डूबकर मरने वाली होती इस पर चला रही थी। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आपने खरीद लिया, छोड़े मुझे, वो गुस्से और बेबसी से चला रही थी। पर अरमान लगाड़ी ने इससे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो गहरी सांस लेता ड्राइविंग सीट पर आया। बिगड़ा मूड अब शरारती अंदाज में बदला हुआ था। लबों के साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। इसे बेख्तियार ही इस पर ढेरों प्यार आया था। मैं नहीं चल रही आपके साथ, छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, वो इसे घूरते हुए बोला तो वो सटपटाई। पहले बोल देती, इतनी पॉजेसिव हो। वो मज़े लेते हुए बोला, प्लीज़ चुप करके अपना मुंह उधर कर लें। तुम शुरू से ऐसी थी या मुझसे शादी के बाद ये नई अपडेट आई है तुम में? हाँ, वो गाड़ी स्टार्ट करता बाजार संजीदा लग रहा था। वो हौफा से बाहर देखती रही। वो मेरी दोस्त है जान, स्कूल टाइम की, 6 माह बाद मिल रही है। हम शुरू से बेतकल्लुफ़ रहे हैं। सब फ्लर्टी आदमी ऐसे ही बहानेबाज होते हैं। वो फिर हंस दिया। पहली दफ़ा बीवी लग रही हो अमल, और कसम ले लो दिल में उतर रही हो। इसके मोहब्बत बड़े अंदाज में इसका दिल बुरी तरह धड़का, मगर वो नाक चढ़ाती दूसरी तरफ देखने लगी। अरमान के चेहरे पर मोहब्बत का हमार अपनी जोबन पर था। मुझसे बात मत करें, तुमसे बात किए बगैर कैसे रहूँगा? इतनी प्यारी बीवी हो और बंदा बात भी ना करे। आपको तो हर लड़की प्यारी लगती है, लड़कियाँ तो सारी ही प्यारी। इसी पल अमल ने होनहार निगाहों से इसकी तरफ देखा तो वो इसे चुराती नज़रों से देखता शरारतन बोसा देता सामने देखने लगा। कत्ल नहीं होना चाहते तो मुंह बंद कर ले अरमान। अरमान कुर्बान अपनी मलका के हुक्म पर अमल सुरस अनार चेहरा लिए दूसरी तरफ देखने लगी। ये बहुत आम बात है अमल, मैं शुरू से इसी माहौल में रहा हूँ। मेरे लिए इन चीज़ों और बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बातों बातों में कह देता हूँ, ये मेरी नेचर है, मुझे पसंद नहीं। वो चेहरा फेरे कह रही थी। अंदाज हनूज हफ़ा था। सुबह भी पता नहीं किसके हुस्न पर कसीदा पढ़ रहे थे। अच्छा बाबा, आज के बाद कभी किसी को खूबसूरत नहीं कहूँगा, चाहे कोई कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। इसे तंग करने के इरादे से बोला तो अमल फिर खतरनाक अंदाज में इसकी तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराहट दबाता मासूमियत से बोला, वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गए हैं, याद करवाऊँ? वो इस पर चढ़ दौड़ी। नहीं, मुझे याद है अमल जान, इसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं किसी के हुस्न पर कसीदा नहीं पढ़ सकता, लेकिन इसमें यह ज़रूर लिखा है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वरना भारी मुआवजा देना पड़ेगा। इस भारी मुआवजे में कुछ भी हो सकता है, और इस भारी मुआवजा में आपका कत्ल भी हो सकता है। वो शहादत की उंगली उठाते से धमकाती अरमान ने इसकी उंगली को थाम कर लबों से लगाया। कौन पागल करेगा दूसरी शादी जिसके पास तुम जैसी होगी? अब तो अपनी सारी ज़िंदगी के तौर तरीके बदलने पर गौर कर रहा हूँ। बेटर फॉर यू। अब सब औरतों से 10 कदम फासले से मिलूँगा। ब्यूटीफुल, प्रीटी, गार्जियस की बजाय बाजी, मैडम, मोहतरमा और आंटी जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। वो इस अंदाज में बोला कि वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। अब माफ़ी मिलेगी या नहीं? नहीं, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। ब्लूबेरी आइसक्रीम के होश वो अब के संजीदा था। नहीं, वो कहते हुए इस बात में गर्दन हिला रही थी जिस पर अरमान दिल खोल कर मुस्कुराया।
اسے خود سے لگاتے، اس کی پیشانی چومتے وہ دل ہی دل میں نہال تھا۔ دوسری طرف وہ بھی مسرور سی تیار ہونے چل دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ قریبی پارک میں ٹہل رہے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا، دوسرے ہاتھ میں آئس کریم تھامے چل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ پھر میرے چچا ہے، یعنی ابو کے چچا زاد بھائی، انہوں نے مجھے پکڑا تو ابو پھر کے نیچے اترے۔ کیا بہت اونچائی تھی؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میرے قد جتنی تھی، مگر تب بھی ابو کو منظور نہ تھا کہ میں گرتا۔ وہ ہنس دیا۔ ڈو یو مس یور پیرنٹس؟ ہاں، روز یاد کرتا ہوں۔ ان دونوں میں اتنی محبت نہ ہوتی تو شاید ایک تو اب بھی میرے پاس ہوتا۔ بابا کو منظور ہی نہ تھا بغیر ماں کے جینا۔ ان کے جاتے ہی خود بھی رہتے سفر باندھ لیا۔ وہ اداس نہیں لگ رہا تھا، مگر آنکھیں نم تھی۔ میرے پیرنٹس کو گزرے ابھی 1 سال نہیں ہوا۔ میرے والد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ صبح تک جب تک میرا چہرہ نہ دیکھ لیں دن کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ جو احساس تحفظ ملتا تھا ویسا ہی احساس آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ارمان یکدم ٹھہر گیا۔ وہ بڑے جذب سے کہہ رہی تھی، ارمان کے دل کو کچھ ہوا، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے عمل۔ میں تمہیں ہمیشہ یہ احساس تحفظ فراہم کروں گا۔ بس کبھی یوں ناراض ہو کر گھر مت چھوڑ جانا۔ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا پگلی۔ وہ یکدم کھسیا گئی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بولی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمکتی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ ارمان کی سنگت میں کس قدر خوش تھی، اس کے ساتھ کتنا مسرور کیا تھا، کتنا تحفظ اور محبت کا احساس دلایا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، مسکراتے رہے، ایک دوسرے کو اپنی بچپن کی کہانیاں سناتے رہے، پسند ناپسند بتاتے رہے۔ یہ احساس ان کی زندگی میں بہت خوبصورت تھا کہ ان کا رشتہ صرف شادی اور نکاح نہیں بلکہ اپنائیت میں گرا ہوا تھا۔ اب میں تھک گئی ہوں، چلیں گھر؟ ٹھیک ہے، گود میں اٹھا لوں؟ پھر فلرٹ شروع؟ وہ بڑبڑائی تو وہ مسکراہٹ دباتا اس کا ہاتھ تھامے واپسی کے رستے پر چل پڑا۔ کسی اور سے بھی تو کرنا منع ہے نا؟ کیا مطلب تھا اس فضول سی بات کا؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کا مطلب پابندی کے بعد سے اب سارا فلرٹ تم سے ہی کروں گا نا؟ وہ ہنسا۔ وہ گھورتی رہی۔ آپ میرا خون جلاتے ہیں کیونکہ تم خود اتنا جلدی ہو۔ مت جلا کرو، بیوی ہو میری، جسے میں نے بڑی شرطوں کے بعد پایا ہے۔ ہاں ہاں، اب دے دیں اس کانٹریکٹ کا تانا۔ نہیں نہیں، لیکن سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں بہت متاثر ہوا تھا، لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اب کے سنجیدہ ہوا۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں دبی ہے، دبا کر مت رکھو، بولو۔ وہ ہچکچائی۔ مجھے نہیں پتا کیا سوچیں گے آپ یا میرے گھر والے، لیکن میں چاہتی ہوں میں قانونی طریقے سے میرے نام پر موجود دکان اور گھر کا کرایہ میرے ذاتی اکاؤنٹ میں ہر مہینے منتقل کرواتی رہوں۔ وہ میری ذاتی سیکیورٹی ہوگی۔ وہ بولی تو ارمان اسپات میں گردن ہلائی۔ اوکے، میں مدد کروں گا۔ ایسا ہی کریں گے اور کچھ؟ آپ مجھے جج نہیں کریں گے؟ وہ ہنسی۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا کیا؟ اتنے مہینے وہ یہی بات سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ نہیں، آج کی عورت کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنا ہی حساس ہونا چاہیے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ وہ دونوں اسی موضوع پر باتیں کرتے آگے بڑھتے گئے۔ عمل کے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اپنے فیصلے پر اطمینان محسوس ہوا اور اپنے ساتھ چلتے اس شاندار انسان پر فخر محسوس ہوا۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔